भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जन्म 23 दिसंबर 1902 मेरठ उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ। हाल ही में 91 भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। वे 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत सरकार में संसदीय सचिव बने। उन्होंने भारतीय क्रांति दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और बाद में इसका नाम बदलकर लोक दल कर दिया गया। 1967 में और फिर 1970 में यूपी के 5वें मुख्यमंत्री बने। भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1979 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। वित्त और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 20 अगस्त 1979 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके लिए किसान घाट के नाम से एक स्मारक बनाया गया है। प्रसिद्ध कृतियाँ। किसानों के लिए उनके योगदान के कारण 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1952 में पेश किया गया। कृषि विषय पर उन्होंने किताबें लिखी। भारत की आर्थिक नीति, गांधीवादी खाका और भारत का आर्थिक दुष्प्रभाव, कारण और उपचार। उनके महत्वपूर्ण प्रकाशन जमींदारी उन्मूलन, सहकारी खेती का एक्सरे, भारत की गरीबी और उनके समाधान आदि हैं। उसके बाद से भारत रत्न पामुलुपार्टी वेंकट नरसिम्हा राव, जन्म 28 जून 1921 तेलंगाना में हुआ। नरसिम्हा राव का हाल ही में 52वें भारत रत्न के सम्मानित किए गए हैं। हाल ही में 52वें भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। 1971 में वे आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री बने। नरसिम्हा राव इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार ने उन्होंने गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने केंद्रीय विदेश, मानव संसाधन विकास और रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। पामुलु वेंकट नरसिम्हा राव वे 21 जून 1991 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ है। 23 दिसंबर 2004 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके लिए ज्ञान भूमि के रूप में एक स्मारक बनाया गया है। प्रसिद्ध कृतियाँ। पामुलु वेंकट नरसिम्हा राव ने स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सत्यनारायण के प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास वेई पदालुगु का हिंदी अनुवाद सहस्त्रफान प्रकाशित किया है। उनकी आत्मकथा द इनसाइड 1998 में प्रकाशित हुई है। एलपीजी सुधार पेश किए हैं। पामुलु वेंकट नरसिम्हा राव ने एलपीजी सुधार पेश किए हैं। एलपीजी सुधार पेश किए हैं पामुलु वेंकट नरसिम्हा राव ने। पामुला पांटी वेंकट नरसिम्हा राव ने 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की। पामुलु वेंकट नरसिम्हा राव ने उनके कार्यकाल के दौरान 1973वां और 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ है। भारत रत्न एम.एस. स्वामीनाथन। भारत रत्न एम.एस. स्वामीनाथन 7 अगस्त 1925 को जन्म और 28 सितंबर 2023 को निधन। एम.एस. स्वामीनाथन का 7 अगस्त 1925 को जन्म और 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया। स्वामीनाथन का एम.एस. स्वामीनाथन का एम.एस. स्वामीनाथन ने हाल ही में 53वें भारत रत्न से सम्मानित किए। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन और एम.एस. स्वामीनाथन के संबंधित तथ्य हैं। 1961 से 1972 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं। एम.एस. स्वामीनाथन 1972 से 1979 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं। एम.एस. स्वामीनाथन 1979 से 1980 कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव। एम.एस. स्वामीनाथन 1982 अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एम.एस. स्वामीनाथन 2004 राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष बने। एम.एस. स्वामीनाथन 2007 से 2013 राज्यसभा में संसदीय सदस्य के रूप में कार्य किया। एम.एस. स्वामीनाथन
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पुरस्कार मिला है एम एन स्वामीनाथन को। 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एम एन स्वामीनाथन को मिला। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार मिला एम एस स्वामीनाथन को। 1987 प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता है एम एस स्वामीनाथन। 1994 UNEP ससाकावा पर्यावरण पुरस्कार के सम्मानित हैं एम एस स्वामीनाथन। 1919 यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक जीते एम एस स्वामीनाथन। 2000 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल जीता एम एस स्वामीनाथन ने। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान 1961 SS भटनागर पुरस्कार, 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण मिला। 1999 में शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है। 16वां वित्त आयोग भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति के मंजूरी से अनुच्छेद 280(1) के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे, सदस्य अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू एवं मनोज पांडा। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है। इसके अतिरिक्त केंद्र एवं राज्य के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों का निर्धारण करना है। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान के नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करना है। आयोग आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण की वर्तमान व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा और उस पर उचित सिफारिशें करेगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे और इसकी अवधि 2020 से 2021 से 2025 से 2026 तक थी। 16वां वित्त आयोग 5 साल की अवधि 2026 से 2027 से 2030 से 31 तक के लिए गठित किया गया है। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और इसे अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपनी है। 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव के 2 पद और आर्थिक सलाहकार का 1 पद भी सृजित किया गया है। विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा बिहार के झंझारपुर से सांसद रामप्रीत मंडल प्रसाद ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग हासिल की में उठाया है। बिहार के झंझारपुर से सांसदीय रामप्रीत मंडल संसद में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग हाल ही में उठाया है, लेकिन 2024 से 25 बजट में केंद्र सरकार ने वित्त आयोग का हवाला देते हुए भविष्य में बिहार आंध्र प्रदेश राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया है। विशेष राज्य श्रेणी को 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था। यह राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है। विशेष राज्य के लिए मानदंड पहाड़ी और कठिन इलाका, कम जनसंख्या घनत्व का जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप रणनीतिक स्थान, आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन, राज्य के वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति। उपरोक्त मापदंड गाडगिल फार्मूला पर आधारित है। केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% केंद्र वहन करता है। खर्च न किया गया पैसा लैप्स नहीं होता है और अगले वित्तीय वर्ष में चला जाता है। राज्यों को अन्य महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी आदि में रियायतें। केंद्र के सकल बजट का लगभग 30% भी उनके पास जाता है। वर्तमान SCS राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,
त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया है। 14वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण के माध्यम से ऐसे राज्यों के संसाधन अंतर को 30% से बढ़ाकर 42% करने का भी सुझाव दिया है। COP 28 यूएनएफसी की पार्टियों के सम्मेलन का 28वां सत्र 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। COP 28 के नतीजे 4 स्तंभों के अंतर्गत शामिल है। पहला स्तंभ एक उचित, व्यवस्थित और न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन को तेजी से ट्रैक करना है। 2030 तक दुनिया के स्थानीय नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना कम से कम 11,000 गीगावाट तक करना है। 2030 तक हर साल ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर 2% से दोगुनी होकर 4% से अधिक हो जाएगी। तेल और गैस के डिकार्बोनाइजेशन चार्टर के 52वें हस्ताक्षरकर्ता 2050 तक शुद्ध शून्य संचालन के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस के नेतृत्व में कोल ट्रांजिशन एक्सेलेटर्स लॉन्च किया गया, जो कोयले से स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण की सुविधा प्रदान करेगा। दूसरा स्तंभ जलवायु भित्त को ठीक करना, हानि एवं क्षति लॉस एंड डैमेज निधि का संचालन, ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा 66 राष्ट्रीय हस्ताक्षरकर्ता 2050 तक शीतलन संबंधी उत्सर्जन में 68% की कमी के लिए प्रतिबंध है। हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। तीसरा स्तंभ लोगों, जीवन और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना, सतत कृषि, लचीली खाद्य प्रणाली और जलवायु कार्रवाई पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा का शुभारंभ। जलवायु कार्रवाई के लिए गठबंधन फॉर हाई एम्बिशन मल्टीलेवल पार्टनरशिप CHSMP लॉन्च किया गया है। चौथा स्तंभ हर चीज को पूर्ण समावेशित के साथ रेखांकित करना, युवा जलवायु चैंपियन की नियुक्ति। COP 28 जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप लॉन्च की गई है। जलवायु कार्रवाई पहल के लिए खेलों पर रणनीति की प्रस्तुति COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में मदद करने के लिए कमजोर देश के लिए नुकसान और क्षति कोष को मंजूरी दी गई है। इस कोष में UAE ने $100 मिलियन, यूरोपियन संघ ने $275 मिलियन, USA ने $17.5 मिलियन एवं जापानी $10 मिलियन योगदान देने का वादा किया है तथा इसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। COP 28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबंधों में COP 33 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में करने का प्रस्ताव किया है। PM नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP 28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिति में स्वीडन के PM उल्फ क्रिस्टरसन, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जैसिंटो न्यूसी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है। PM जनमन योजना प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू किया गया है। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि 2023 से 24 से 2025 से 26 तक कुल परिव्यय 24,104 करोड़। उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों टीवी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। योजना इस पर केंद्रित है। पक्के मकानों का प्रावधान, मोबाइल टावरों की स्थापना,
पाइप से जल आपूर्ति, सड़कें, छात्रावासों का निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल को बढ़ावा देना, 0.3 किलोवाट और ऑफ ग्रिड प्रणाली का प्रबंधन, मोबाइल टावरों की स्थापना, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण करना, दवा के साथ मोबाइल मेडिकल इकाइयाँ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, यह 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 है, जबकि यह 128वां संविधान संशोधन बिल था। विधेयक के उद्देश्य यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। यह मौजूदा SC और ST आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें भी आरक्षित करता है। सीटें चक्रानुक्रम आधार पर आरक्षित की जाएगी। आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात संसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से इसे जारी रखा जा सकता है। अनुच्छेद 330A और 332A को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 170, 3 और 82 में संशोधन किया जाएगा। परिसीमन के लिए लोकसभा में सिर्फ 2 IM सांसदों ने इसका विरोध किया है। 454 सांसदों ने इसका समर्थन किया और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया है। G20 दिल्ली घोषणा पत्र में प्रावधान। रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए। क्रिप्टो एसेट नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोड मैप, महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। G20 में पहली बार यूनेगा 75/1 यूनेस्को सुधार पर समझौता, अफ्रीकी संघ सम्मिलित वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ISA के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। G20 की स्थापना 1919 में एशियाई वित्त संकट के बाद हुई थी।